So, good morning, children. Today we will continue with our first lesson, the Indian Constitution. Today we will take the key features of Indian Constitution. Now, by the beginning of the 20th century, the Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. Because now, अब क्या है, लोग 20th सेंचुरी में जो अंग्रेज़ों के जो शासन था उससे लोग आज़ाद होने के लिए लोगों ने अपना जो स्वतंत्रता का आंदोलन था उसको तेज कर दिया। ठीक है। और क्योंकि ब्रिटिश कई तरह से हमारे भारतीयों को उनका शोषण करते थे और जो रूल्स वो बना रहे हैं उन्हें मानने के लिए वो उनको भारतीयों को मजबूर करते थे। तो हमारे भारतीय जो थे अब चाह रहे थे कि हम इनसे आज़ाद हो जाएं और हमारा अपना ही देश हो। और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस की, दैट दे हैव स्टार्टेड एंड दे बिकम वेरी एक्टिव नाउ, एंड फॉर दिस दे डिमांडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, ताकि हम अगर आज़ाद हों तो हमारे कंट्री के लिए हमारे अपने रूल्स भी हों। तो इसके लिए हमने भारतीयों ने ब्रिटिश के आगे, अंग्रेज़ों के आगे अपनी यह मांग रखी। पहले तो उन लोगों ने इस मांग पे कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये स्ट्रगल जब तक चलती रही तो तब उन्होंने धीरे धीरे इसको भी मान लिया और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन 1946 में किया गया और उसमें करीब 300 लोग उसके मेंबर थे। और जो मेंबर थे उनके आगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके आगे अब बहुत बड़ा काम उनके सामने था। उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए में कई तरह की कमेटियां अलग अलग बनाई गई थी, डिफरेंट कम्युनिटीज़ और बनाई गई थी। और उनमें से एक कमेटी को काम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। इसके लिए उस कमेटी का, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, और साथ में उनके और भी कुछ मेंबर्स उसके साथ थे। ठीक है। अब हम देखेंगे तो इसको बनने में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था इसको बनने में काफ़ी लंबा समय भी लगा। इसके लिए समय लगा 2 years 11 month और 18 days। ठीक है। इतना लंबा समय लगा। क्यों लगा? क्योंकि इसमें बहुत सारे कारण थे। क्योंकि बहुत भारत की जो जितनी भी ब्रिटिश इंडिया के जो स्टेट्स थी वो तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भारत में मर्ज हो गई थी, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो कि राजाओं के द्वारा अभी तक जिनका शासन चल रहा था, उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया था कि वो भारत के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ। इस तरह के और भी अनेक कारण थे जिनके कारण कि हमारे संविधान को बनने में बहुत अधिक समय लगा। चलो अब हम देखेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स जो हैं वो कौन से हैं। पहला है, फर्स्ट वन इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम in which powers to govern are divided between center and state। इसमें क्या है कि जो हमारे पावर्स हैं पूरे सरकार के, वो या पूरे देश की जो गवर्नमेंट के पावर हैं उनको 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक, कुछ पावर सेंटर के पास रहेंगे और कुछ पावर जो है वो अलग अलग स्टेट्स को दे दिए जाएंगे। ठीक है। इसी तरह आज हमारे देश में क्या है, हमारे यहाँ 3 गवर्नमेंट के लेवल हैं। एक सेंट्रल लेवल है, एक स्टेट लेवल है और एक है थर्ड लेवल जिसको लोकल लेवल या पंचायती राज जिसको कहा जाता है। और हर प्रकार की सरकार के पास अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं जिन पर उनको काम करना। इसके लिए 3 तरह की लिस्ट भी है, जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें वो विषय हैं जिसके क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डील करती है,
और स्टेट लिस्ट वो है जो स्टेट की सरकारें जो हैं जिन विषयों के साथ वो डील करेंगे। और कॉन्करेंट लिस्ट वो होती है जिससे स्टेट और यूनियन, सेंटर और स्टेट, वो विषय दोनों सरकारें इन उन विषयों पर काम करती हैं। इसी तरह एक चौथी लिस्ट भी होती है जिसका इसमें वर्णन नहीं है, जिसको रेसिडुअरी लिस्ट कहते हैं। वो रेसिडुअरी लिस्ट जो है, जो विषय अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं है, कोई नया विषय आ गया जैसे, उनको हम रेसिडुअरी लिस्ट में डालते जाते हैं। अब हमारे सेकेंड फॉर्म है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म भारत के अंदर क्या है? वी आर हैविंग अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या, पार्लियामेंट जिसे हिंदी में हम संसद कहते हैं, ये केंद्र में है, दिल्ली में है, हमारी राजधानी जहाँ है। और यहाँ पार्लियामेंट जो होती है वो सुप्रीम होती है, ठीक है, एंड इट रिप्रेजेंट्स द पीपल, दैट इज़ सुप्रीम। और वहाँ पर उसके दो हाउसेज, हमारे पास बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, हमारे दो हाउसेज हैं, लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा, ठीक है। और पार्लियामेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर्स होते हैं। पार्लियामेंट में कौन होता है उनके मेंबर्स? पार्लियामेंट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्रिमंडल और प्राइम मिनिस्टर उनके और प्रेसिडेंट, ये तीनों उसके मेंबर्स होते हैं। समझ में आ गया? और उसके जो मंत्री होते हैं वो एमपीज़ हैं, ठीक है। वो एमपीज़ हम लोग अपने अपने क्षेत्रों से चुनकर उनको भेजते हैं। और वो मंत्री जो होते हैं, दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक, दोज हु हैव इलेक्टेड देम। और इसके लिए क्या है, हम लोग उनको चुनते किस तरह है? हम उन्हें वोटिंग के द्वारा चुनते। वोटिंग का अधिकार हमें मिला है, जिसके कि हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका अर्थ है कि all the adult citizens, they have the right to vote, to elect their representative, and the people the people of the age of 18 or above the age of 18 have this right. समझ में आ गया? 18 साल या उससे अधिक आयु के जो लोग हैं वो लोग इसको इस अधिकार का लाभ उठाते हैं। थर्ड पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। बच्चों, आपको पता है गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ठीक है। और लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ, और जो हमारा लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर वो कंसिस्ट ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? दोनों हाउस, लोकसभा राज्यसभा, इनको हम एक साथ क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट। और यही पार्लियामेंट जो है, जो हमारा लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर मतलब वो जगह जहाँ कानून बनता है, कानून बनते हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? जो मंत्री, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, ये सारे एग्जीक्यूटिव्स हैं कि जो उस पार्लियामेंट के ऑफिस में बैठकर कानून बनाते हैं। समझ गया? और तीसरा पॉइंट है जुडिशरी। जुडिशरी हमारा न्यायालय जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो इन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इनके दबाव में नहीं है, बल्कि वो इन पर नज़र रखता है ताकि ये कोई गलत काम ना कर ले। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है द फंडामेंटल राइट्स। अब क्या है, सरकारों ने देशवासियों को कुछ अधिकार भी दिए हैं, ठीक है। दे हैव गिवन सम फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि राइट्स और फ्रीडम जो है that is very important for the development of an individual. Understood? And these rights protect citizens against misuse of powers by the state. They also guard against the arbitrary and absolute exercise of powers by the state. And these rights are justiciable and inviolable. मतलब इन जो हमें अधिकार मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स, इनका कोई हनन नहीं कर सकता। अगर कोई इसका हनन करता है या शोषण करता हमारा, तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट कहीं भी जाकर भी हम अपने इन अधिकारों की रक्षा के लिए अपील कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे हमको
हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहला है राइट टू, ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये हमें 7 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसमें बहुत सारी समानताएं हमें मिली हैं। नंबर 1 क्या मिला? इक्वलिटी बिफोर लॉ। कानून के सामने हम सब बराबर है, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा, किसी भी जाति का हो, धर्म का, सबके लिए देश का कानून एक है। नेक्स्ट नंबर 2 इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर कोई भेदभाव होता है तो उसके लिए रोक लगनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी जाति का, धर्म का, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 3 क्या है? अपॉइंटमेंट टू गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस। कि कोई भी पब्लिक सर्विसेज या मतलब जो सरकारी नौकरियां हैं, उनके लिए किसी भी लेवल का आदमी हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, वो अप्लाई कर सकता और उसको वो नौकरी मिल सकती। ये इस अधिकार के द्वारा जो समाज के सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको प्रोटेक्ट किया गया। नेक्स्ट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बहुत पुराने समय में हमारे देश में छुआछूत का बड़ा प्रचलन था, लेकिन उसके लिए भी सरकार ने इसके लिए एक्ट बनाया है, कानून है कि छुआछूत अगर कोई इसकी प्रैक्टिस करता पाया गया तो उसके लिए क्या है? सजा है, पनिशमेंट है। तो इसीलिए जो हमारे देश में जो छुआछूत के कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। किसी भी प्रकार के टाइटल्स को हमने नहीं मान्यता दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। जैसे अंग्रेज़ों के टाइम में अंग्रेज़ों ने कईयों को सर, राय बहादुर, राय साहब, खान बहादुर, इस तरह के कई तरह के टाइटल्स दिए गए थे, लेकिन उन सब को जैसे भारत इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ, उन सब टाइटल्स को भारत सरकार ने समाप्त किया। लेकिन आज सिर्फ वो टाइटल चलते हैं अगर कोई सेना के अंदर कोई, जब किसी को सम्मानित करने के लिए हम कोई टाइटल देते हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस प्रकार उसको मान्यता है। और शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी टाइटल्स हैं सिर्फ इनको मान्यता है, 2 प्रकार के टाइटल्स को। सेकंड अधिकार है राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। हमें कई चीज़ों की स्वतंत्रता दी गई, 6 तरह के स्वतंत्रता है। पहली क्या है? द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम अपने अभिव्यक्ति का अधिकार है हमारे पास, हम जो चाहें बोल सकते हैं, लेकिन जो सही हो और अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। दूसरा है द फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। हम कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हैं बिना हथियारों के। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। हम इसके लिए स्वतंत्र हैं कि हम कोई संस्था या कोई संघ को स्थापित कर सकते हैं। द फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम देश के अंदर, भारत के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। हम कहीं भी जा सकते हैं और हम कहीं भी जाकर सेटल भी हो सकते हैं, ठीक है। और हम किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी तरह के रोज़गार को, बिजनेस को, व्यापार को, जो हमारा मन चाहे हम उसको करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके लिए हमारे पर कोई दबाव नहीं। तीसरा अधिकार हमारे पास है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब क्या है? अगर कोई हमें एक्सप्लॉयट करता है, हमारा शोषण करता है, जैसे बिना तनख्वाह दिए बेगार, है ना, काम करवाए बिना तनख्वाह दिए, या बंधुआ मजदूरी कराए बेगार, या फिर इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन, जैसे औरतों और बच्चों को इमोरल ट्रैफिकिंग का मतलब होता है उनको बेचा जाए। इस तरह का गलत कार्य अगर किया जाए तो उसके लिए भी उसके लिए भी क्या है कि हमें अधिकार है, हम न्यायालय से
गुहार लगा सकते हैं। और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को भी यदि कोई फैक्ट्रियों में या खदानों में काम करवाता है तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। नाउ नंबर 4 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हमें किसी भी धर्म को मानने का हमें पूर्णता या अधिकार मिला है। हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म के लिए हम कोई संस्था खोल सकते हैं। और हम आज अगर एक धर्म को मान रहे हैं तो हम चाहेंगे कुछ समय बाद हम कोई दूसरा धर्म अपना लें तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पर कोई भी रोक नहीं है। हर धर्म के लिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हर धर्म को सम्मान की नज़रों से देखा गया। नंबर 5 है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल और एजुकेशनल राइट में क्या है कि यहाँ हमारे भारत में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी लिपियाँ हैं। तो हम अपनी लैंग्वेजेस, अपनी लिपि, स्क्रिप्ट, अपना कल्चर, हर जाति के लोगों का अपना अपना कल्चर है, तो हम अपने कल्चर को मान सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कि अगर कोई नागरिक भारत का ये पाए कि उसका कोई फंडामेंटल राइट जो है वो डिनाई कर रहा कोई या उसको नहीं मिल रहा तो उसको उसके लिए वो कोर्ट की मदद ले सकता है। और 7th जो राइट है वो है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन और राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन जो है ये 2002 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और इस एक्ट को अमेंडमेंट एक्ट या RTE एक्ट कहा गया है। ठीक है, थैंक यू बेटा, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।